एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम केमिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ेंगे। लेकिन उसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स का पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से जाकर इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। नाउ मूविंग फर्दर एंड स्टार्टिंग द चैप्टर। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में समझना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन कोई भी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं और कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म कर देती हैं, और उस नए सब्सटेंस की कुछ नई प्रॉपर्टीज भी होती हैं। अब एक बार हम डेफिनेशन को पढ़ के देखते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज। तो केमिकल रिएक्शन कोई भी एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं, कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, उस नए सब्सटेंस की कुछ नई प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे मान लीजिए किचन में कुकिंग ऑफ फूड हो गया। जब हम किचन में खाना बनाते हैं तो हम उसमें कच्चा खाना लेते हैं, काफी सारी सामग्री लेते हैं, मसाले लेते हैं। जब उस सारे मसालों को हम मिक्स करते हैं और उसके बाद हम उसको हीट करते हैं तो उसके बाद पका हुआ खाना प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर जो मसाले हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं और फाइनली हमें पका हुआ खाना प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। तो ये पका हुआ खाना एक न्यू सब्सटेंस है और ये जो कुकिंग ऑफ फूड है ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन में शुरुआत में पार्टिसिपेट करते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं। जैसे खाना बनाने के दौरान जो खाना बनाने की सामग्री है वो रिएक्टेंट्स हैं, और प्रोडक्ट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फाइनली रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि खाना बनाने के बाद जो फाइनल आउटपुट हमें निकल के आ रहा है वो हमारा प्रोडक्ट है। एक और एग्जांपल दे देता हूं। जैसे अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी कुछ बुक से करते हैं तो वो बुक्स आपके लिए रिएक्टेंट्स का काम करेंगी, और उन्हीं बुक्स की हेल्प से जब आप अपने एग्जाम में अपनी आंसर शीट लिख कर आएंगे तो आपकी आंसर शीट आपके लिए एज अ प्रोडक्ट या एज एन आउटपुट काम करेगी। देखिए, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल यहां पर भी दिया हुआ है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये रिएक्टेंट्स हैं, और इनके रिएक्शन से आउटपुट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो ये प्रोडक्ट है। आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम केमिकल रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स अपनी डेली लाइफ में देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि कुकिंग ऑफ फूड है, भाई कच्चा खाना लेकर उसको हम पका देते हैं गरम करके, तो इसको कुकिंग ऑफ फूड एक केमिकल रिएक्शन की श्रेणी में आ जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर किसी भी लोहे या आयरन के ऑब्जेक्ट को हम एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है। तो ये भी जो जंग है वो एक नया सब्सटेंस है, इसीलिए ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तीसरा है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो जैसा आपने देखा होगा कि जब फ्रूट पेड़ पर लगता है तो शुरुआत में वो कच्चा होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो पक जाता है। तो पका हुआ फ्रूट एक नया सब्सटेंस है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। इसी तरीके से फूड का डाइजेशन, जब हम खाने को पचाते हैं, खाते हैं, तो वो खाना किसी और फॉर्म में होता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जाकर वो खाना किसी और फॉर्म में हो जाता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब क्योंकि एनर्जी एक नया सब्सटेंस है तो डाइजेशन ऑफ फूड भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा, राइट। अब इसके बाद हम लोग को समझ लेना है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन को समझाने के पहले मैं आपको इसे एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यहां लिखा है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक रिएक्शन, जिनको रिएक्ट करने के बाद जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। अब देखिए, जब मैं रिएक्शन को ऐसे थ्योरी के फॉर्म में लिखता हूं तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। लेकिन मान लीजिए कि कभी मेरा इसको थ्योरी के फॉर्म में लिखने का मन नहीं किया, मैंने जिंक की जगह Zn लिख दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह उसका फॉर्मूला HCl लिख दिया, जिंक क्लोराइड की जगह उसका फॉर्मूला ZnCl2 लिख दिया, और हाइड्रोजन की जगह उसका सिंबल H2 लिख दिया। तो ये जो मैंने सेकेंड वाली रिएक्शन लिखी हुई है ये बच्चों एक केमिकल इक्वेशन है, राइट। फर्स्ट वाली केमिकल रिएक्शन है लेकिन सेकंड वाली केमिकल इक्वेशन है। तो दोनों में फर्क क्या है?
सेम है दोनों, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि दूसरे वाले में हमने सिंबल्स और फॉर्मूलों का यूज किया है। तो बेसिकली केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं होता, सिर्फ वो केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जिसमें हम सभी सब्सटेंसेस के सिंबल्स और फॉर्मूलों का यूज करते हैं। यही बात ऊपर डेफिनेशन में भी लिखी गई है। अ केमिकल इक्वेशन इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्वड इन इट। कि केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जिसमें सिंबल्स और फॉर्मूला यूज किए जाते हैं सभी इन्वॉल्व सब्सटेंसेस के। तो अब हम देखेंगे कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, लेकिन इसकी भी डेफिनेशन एक्सप्लेन करने से पहले हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराकर कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म किया गया है। अब देखिए, इसमें रिएक्टेंट साइड में एक कार्बन है और प्रोडक्ट साइड में भी एक कार्बन है। रिएक्टेंट साइड में 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 ऑक्सीजन है। तो इस तरीके का कोई भी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बराबर होते हैं, ऐसे किसी भी इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। आई रिपीट, ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स बराबर होते हैं उसे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यही बात देखिए नीचे डेफिनेशन में भी लिखी हुई है कि एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ द साइड्स इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों ये जरूरी है, इसको हमें देखना है। अब देखिए, आप क्लास 9th में एक लॉ पढ़ के आए हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसे कि एंटोने लेवोशियर ने दिया था 1774 में। इस लॉ में आपने पढ़ा था कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, या किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स का मास होता है वो प्रोडक्ट्स के मास के बराबर होता है। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट ये लिखा भी हुआ है कि जो रिएक्टेंट्स का मास है वो प्रोडक्ट्स के मास के हमेशा बराबर होगा। अब आप ही बताइए, अगर कोई भी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा तो क्या उसमें ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड करेगा, सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कराने के लिए ही हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। यही बात यहां पर भी लास्ट में लिखी हुई है। सो केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो टॉपिक है कि इक्वेशंस को बैलेंस क्यों कर रहे हैं हम, या आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद ये तो जान लिया कि क्यों बैलेंस करना है इक्वेशंस को, लेकिन ये भी जानेंगे कि किस तरीके से हम इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले एक इक्वेशन कंसिडर कर ले रहे हैं जिसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके प्रोडक्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो हमारा पहला स्टेप तो बैलेंस करने का यही है कि हमें अपना इक्वेशन साइड में लिख लेना है। अब इसके बाद देखिए, हम लोग ये चेक करेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में हर एक एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनकी संख्या बराबर है कि नहीं। आई रिपीट, सेकंड स्टेप में हम लोग ये चेक करेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में हर एक एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम का एक ही एटम है, लेकिन रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। वहीं पर प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम का एक एटम है और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का भी एक एटम है। यानी कि मैग्नीशियम के तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में एक एक एटम ही है, लेकिन ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट में एक ही एटम है। इस चीज को हम एक टेबल फॉर्म में लिख लेंगे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस टेबल को देखकर ये तो पता चल रहा है ना कि ये जो ऊपर हमें इक्वेशन दिया था ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में अलग अलग हैं, बराबर नहीं है। तो अगर हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हमें ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स को दोनों तरफ बराबर करना होगा। अब देखिए, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम ऑक्साइड के आगे 2 लगा दिया। इससे क्या हुआ कि ये जो 2 है ये मैग्नीशियम में भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखो, रिएक्टेंट साइड में तो अब मैग्नीशियम का एक ही एटम है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम के 2 एटम्स हो गए।
गए और ऑक्सीजन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में दो दो एटम्स हो गए। इस चीज को हमने फिर से एक टेबल फॉर्म में लिख लिया। अब देखो प्रॉब्लम क्या हुई है कि अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम का रिएक्टेंट में एक ही एटम है और प्रोडक्ट में दो एटम है, तो अब हमें मैग्नीशियम को बैलेंस करना है। अब मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए हम लोग रिएक्टेंट साइड में भी मैग्नीशियम के आगे 2 लगा देंगे। इससे क्या होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों में मैग्नीशियम के भी दो दो एटम्स हो गए हैं और ऑक्सीजन के भी दो दो एटम्स हो गए हैं और अब हमारा ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो गया है और इस चीज को हमने फिर से एक टेबल के फॉर्म में लिख लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इतने लंबे चौड़े सारे स्टेप्स लिखेंगे? तो हाँ बिल्कुल, अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ रहा है या अगर उसके आगे लिखा हुआ है कि राइट द स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग, तो आपको सारे स्टेप्स लिख के क्वेश्चन को करना होगा। लेकिन मान लीजिए कि क्वेश्चन के आगे ऐसा कुछ नहीं लिखा है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया है बैलेंसिंग में, तो आप चाहें तो डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 लगाकर ही हम इक्वेशन को बैलेंस करें। देखिए ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, हो सकता है कभी आपको 3 लगाना पड़े, 4 लगाना पड़े, 5 लगाना पड़े, बस आपको तब तक करते जाना है कोशिश जब तक सारे एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में बराबर नहीं हो जाते हैं। अब इसके बाद देखिए आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप करिए। इसके बाद इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। देखिए कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन के साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताएं एसोसिएटेड होती हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर एक कैरेक्टरिस्टिक हर रिएक्शन में देखने को मिले। हो सकता है किसी रिएक्शन में 2 कैरेक्टरिस्टिक, 3 कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल जाए और किसी रिएक्शन में एक भी कैरेक्टरिस्टिक ना देखने को मिले। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक हमें पढ़नी है वो है एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। देखिए कई रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें गैस प्रोड्यूस होती है या गैस इवॉल्व होती है। एग्जांपल के तौर पे यहां पर हमने जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से किया है, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है। अब आपको भी पता है कि ये जो हाइड्रोजन है ये एक गैस है, तो ये रिएक्शन एवोल्यूशन ऑफ अ गैस का एक बढ़िया एग्जांपल है। अब देखो कभी भी अगर किसी भी रिएक्शन में गैस इवॉल्व हुई है, गैस प्रोड्यूस हुई है, तो उस गैस को हम अपवर्ड एरो से शो करते हैं जैसा कि यहाँ पे किया हुआ है, राइट। इसके बाद हमारी जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। लेकिन उसके पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कभी ना कभी गंगा जी या किसी भी नदी में गए होंगे और वहां से अपनी वाटर बॉटल में पानी लाए होंगे। तो आपने देखा होगा कि उस पानी में शुरू में तो जो सैंड होती है वो उसमें मिक्स्ड होती है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मिट्टी या सैंड होती है वो नीचे आके सेटल डाउन हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? क्योंकि वो जो सैंड है वो उस पानी में इनसॉल्यूबल है, वो उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाती। इनसॉल्यूबल होने के कारण वो नीचे आके सेटल डाउन हो जाती है। ऐसा ही प्रेसिपिटेट के साथ भी होता है। प्रेसिपिटेट भी किसी भी रिएक्शन में बना हुआ एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है जो कि टेस्ट ट्यूब के बॉटम में आके सेटल हो जाता है। देखिए यही बात यहां लिखी भी हुई है, अ प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्यूबल सब्सटेंस formed in a reaction which settles down at the bottom of the test tube। भाई ऐसा हो सकता है ना कि कोई रिएक्शन हमने किया, उसमें कोई एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बन गया, तो वो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस कहां जाएगा? जिस तरीके से सैंड बॉटल में आके सेटल हो जा रही थी उसी तरीके से वो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस भी टेस्ट ट्यूब में सबसे नीचे सेटल हो जाएगा। अब इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग लेड नाइट्रेट ले लें PbNO3 होल ट्वाइस और उसका रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड Ki से करवाएं, तो हम देखते हैं कि प्रोडक्ट में लेड आयोडाइड PbI2 बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 बनता है। अब यहां पर देखिए जो ये लेड आयोडाइड बनता है ये येलो कलर का एक PPT होता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है और टेस्ट ट्यूब में नीचे आके सेटल हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वर्ड PPT का क्या मतलब है, तो PPT का मतलब प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट का शॉर्ट फॉर्म है PPT, राइट। तो इस रिएक्शन में पीले रंग का एक प्रेसिपिटेट बना है लेड आयोडाइड का, जो कि टेस्ट ट्यूब में जाकर नीचे सेटल हो जाने वाला है। अब कभी भी किसी भी रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट बनता है तो उसको हम लोग हमेशा एक डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं, जैसा कि यहाँ पे किया भी हुआ है। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद अगली कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन कलर की, कि भाई कई रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें कलर का चेंज देखने को मिलता है, यानी कि
रिएक्टेंट किसी और कलर का होता है और प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होता है वो किसी और कलर का होता है। जैसे यहाँ पर सिट्रिक एसिड का रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट से कराया हुआ है। पहले समझ लेते हैं ये दोनों क्या होते हैं। तो सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन और ऑरेंज से मिलने वाला एक एसिड होता है और पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का एक कंपाउंड होता है। जब इन दोनों का एक हम रिएक्शन कराते हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो प्रोडक्ट है वो पर्पल कलर का होना चाहिए क्योंकि रिएक्टेंट भी पर्पल कलर का था। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता, प्रोडक्ट जो है वो कलरलेस होता है। ठीक है, भले रिएक्टेंट पर्पल कलर का था लेकिन प्रोडक्ट इस केस में कलरलेस आता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कलर का चेंज हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है वो है चेंज इन टेम्परेचर की। कई बार कई रिएक्शंस में टेम्परेचर का चेंज देखने को मिलता है, या तो हीट प्रोड्यूस होती है या तो हीट अब्सॉर्ब हो जाती है, राइट। अब जैसे मान लीजिए हमने कोई रिएक्शन किया और रिएक्शन के बाद मेरी टेस्ट ट्यूब या तो गर्म हो गई या ठंडी हो गई, तो इसका क्या मतलब है कि या तो मेरे रिएक्शन में हीट अब्सॉर्ब हुई है या तो रिलीज हुई है। इसी को बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर। जैसे यहां पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जिसका दूसरा नाम क्विक लाइम होता है, उसका रिएक्शन वाटर से कराया गया है, तो ऐसा देखा गया कि प्रोडक्ट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा जिसका दूसरा नाम स्लेक्ड लाइम होता है और साथ में हीट प्रोड्यूस होगी, यानी कि मेरी जो टेस्ट ट्यूब है वो गर्म हो जाएगी। तो ये जो है चेंज इन टेम्परेचर को दर्शाता हुआ एक रिएक्शन है। इसके बाद हमें अपनी पांचवी कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है जो कि चेंज इन स्टेट की है। कई बार हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो उसमें हमें चेंज इन स्टेट देखने को मिलती है। हो सकता है सॉलिड लिक्विड में बदल रहा हो, लिक्विड गैस में बदल रहा हो या वाइस वर्सा जस्ट उल्टा हो रहा हो। एक एग्जांपल है इसका कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स। जब कैंडल वैक्स को हम जलाते हैं तो क्या होता है, शुरुआत में तो वो कैंडल सॉलिड फॉर्म में होती है लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो लिक्विड में बदलती है और फाइनली गैस बनके उड़ जाती है और हमारे पास बहुत थोड़ी सी वैक्स ही बचती है। तो ये एक ऐसा डेली लाइफ का एग्जाम्पल है जो कि हमें चेंज इन स्टेट को बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है, राइट। अब इसके बाद देखिए हमें दो टाइप के रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब हो सकता है कि किसी रिएक्शन में हीट अब्सॉर्ब हो रही हो या तो प्रोड्यूस हो रही हो, यही दो काम तो रिएक्शन में होंगे। तो इस आधार पे कि किसी भी रिएक्शन में हीट अब्सॉर्ब हो रही है या प्रोड्यूस हो रही है, रिएक्शन दो तरीके के होते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो पहले हम एंडोथर्मिक पढ़ लेते हैं। एनी रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट अब्सॉर्ब होती है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया है। तो यहाँ क्या हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट हीट को अब्सॉर्ब कर रहा है, एज अ रिजल्ट वो ब्रेक कर जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना ले रहा है। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सिमिलरली फोटोसिंथेसिस भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स एयर वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। तो प्लांट सनलाइट की एनर्जी को अब्सॉर्ब ही तो कर रहे हैं, तो यहां भी क्योंकि एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सिमिलरली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होंगे जिसमें हीट प्रोड्यूस होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर से कराएं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में हीट प्रोड्यूस होगी, तो टेस्ट ट्यूब मेरी गर्म हो जाएगी और क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। सिमिलरली जो डाइजेशन है, जब हमारे पेट में खाना डाइजेस्ट होता है तो डाइजेशन हो जाने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस होती है बॉडी में, तो यहाँ एनर्जी क्या है, एक फॉर्म ऑफ हीट ही तो है, तो इसीलिए डाइजेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। सिमिलरली रेस्पिरेशन में भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि हीट का ही एक फॉर्म है, तो ये भी रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। अब सिंपल 1 मार्क में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फोटोसिंथेसिस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन या रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। तो आई होप मैंने आपको समझा दिया है, आप समझ गए होंगे और आप इस क्वेश्चन को स्मार्टली आंसर कर लेंगे। तो अब चलिए इसके बाद हम लोग को टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी रिएक्शंस हम पढ़ेंगे वो सारे रिएक्शंस मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं। ये सारे रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो
तो इसके आगे जो भी रिएक्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारे आपको याद होने चाहिए, मेमोराइज्ड होने चाहिए। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, फिर हम डिस्कस करेंगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस तीन तरीके के होते हैं, थर्मल डीकॉम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन और फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, ये भी दो तरीके के होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। और फाइनली हम पढ़ेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, ये भी दो तरीके के हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस, जिन्हें हम टुगेदर मिला के रेडॉक्स रिएक्शन नाम देते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सबको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन का मतलब दो या दो से ज्यादा चीजों का आपस में कंबाइन करना। बस ऐसा ही इन रिएक्शंस में भी होगा। मान लीजिए कि मैंने कोई दो सब्सटेंस ले लिए ए और बी, और इन दोनों को मैंने आपस में रिएक्ट कराया, तो मैंने देखा कि प्रोडक्ट में मेरे पास एक सिंगल सब्सटेंस सी बन रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ए और बी नाम के दो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और एक फाइनल आउटपुट सी प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। तो इस तरीके का कोई भी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस एज अ प्रोडक्ट बनाती हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। देखिए यही बात ऊपर डेफिनेशन में भी लिखी हुई है, द रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको थोड़ा हम एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर का। देखिए वाटर के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर रहे हैं और फाइनल आउटपुट में वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो चीजें हैं, ये कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस एज एन आउटपुट एज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं। तो ये रिएक्शन एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसी तरीके से बर्निंग ऑफ कोल की रिएक्शन जो है वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि कोल बेसिकली क्या है, कार्बन से बना हुआ एक कंपाउंड है। तो अगर कार्बन से बना हुआ एक कंपाउंड कोल जिसमें कार्बन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। अब हो सकता है आपसे एग्जाम में आए राइट द रिएक्शन फॉर बर्निंग ऑफ कोल, तो आपको ये रिएक्शन याद होनी चाहिए। इसके बाद अगला कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग कराएंगे कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ। देखिए पहली बात तो कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्विक लाइम होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम स्लेग लाइम होता है। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो एज एन आउटपुट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है और साथ में हीट प्रोड्यूस होती है। ये वही रिएक्शन है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, ये होता क्या है, ये वो चूना है जो लोग अपने घरों के बाहर पुतवाते हैं। आपने कई बार देखा होगा लोग अपने घरों के बाहर चूना पुतवाते हैं, व्हाइट वॉशिंग कराते हैं, तो उसमें जो सब्सटेंस यूज होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड ही है, वो क्विक लाइम ही है। जब चूने को दीवार में पोतना होता है तो उसमें वाटर मिलाया जाता है, वाटर मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेग लाइम बनता है, ठीक है, और इसके साथ हीट इवॉल्व होती है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वॉल्स पे लगाया जाता है। जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वॉल्स पे लगाया जाता है तो यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। फाइनली कैल्शियम कार्बोनेट की एक शाइनी लेयर बनती है वॉल्स पे और साथ में जो वाटर हमने मिलाया था वो सेपरेट हो जाता है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे और उसका रिएक्शन हम लोग वाटर से कराएंगे, मतलब उसमें हम पानी मिलाएंगे। तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेग लाइम बनेगा जिसको हम दीवारों पे पोत देंगे। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, फाइनली कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और साथ में वाटर अलग हो जाएगा। तो जो शाइनी अपीयरेंस चूना लगाने के बाद वॉल्स पे आता है वो क्यों आता है, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के कारण आता है। देखिए यही बात ऊपर लिखी भी हुई है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग इन आवर होम्स। व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अप्लाइड ऑन द वॉल्स, इट स्लोली रिएक्ट्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर टू फॉर्म अ शाइनी लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स, राइट। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है, कैसे आएगा वो भी बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन कहेगा कि एक कंपाउंड X है जिसको हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो एक कंपाउंड Y बनता है, ठीक है। इस Y का यूज हम व्हाइट वॉशिंग करने के लिए करते हैं। ये Y किसी कंपाउंड Z से रिएक्ट करता है तो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो हमें X, Y और Z बताना होगा। तो
X क्या हो जाएगा, X हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग पानी से रिएक्ट करा रहे हैं। तो Y क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा फॉर्म हो रहा है। और बेटा इसके बाद ये किस कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है, तो Z हो जाएगा मेरा कार्बन डाइऑक्साइड कि Y जब Z से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बनेगी। तो इस तरीके से XYZ करके कोई भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहां से बनाया जा सकता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक लास्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विद ऑक्सीजन। ये जो 2SO2 है ये सल्फर डाइऑक्साइड है। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजन से कराते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड 2SO3 बनता है। ये 2SO3 क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है। अब इसमें भी देखिए दो चीजें आपस में कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस एज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा, राइट। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। अब जो हमारे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस हैं वो जस्ट हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अपोजिट हैं। जहां कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बना रही थी, वहीं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में एक सब्सटेंस टूट के दो या दो से ज्यादा चीजें बनाएगा। जैसे कि यहां आप देख सकते हैं कोई एक सब्सटेंस A हमने लिया है और A को तोड़कर हमने B+C बनाया है रिएक्शन में, तो एक सिंगल सब्सटेंस A टूटकर B और C बना रहा है, तो ये एक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। देखिए यही बात यहां लिखी भी हुई है, द रिएक्शंस इन विच अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस, राइट। अब देखिए डीकॉम्पोजिशन को हम तीन तरीकों से करा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है थर्मल डीकॉम्पोजिशन। जब हम डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस को हीट सप्लाई करके करेंगे तो हम इन्हें थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस बोलेंगे, या कह सकते हैं कि जब हम एक सब्सटेंस को तोड़ने में हीट एनर्जी का यूज करेंगे तो उसको हम थर्मल डीकॉम्पोजिशन बोलेंगे। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट कर रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो वो टूट जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ ये जो रिएक्शन है ये थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है, राइट। सिमिलरली आगे के एग्जांपल्स में भी देखिए, यहाँ पर हमने पोटेशियम क्लोरेट लिया है और पोटेशियम क्लोरेट को जब हमने हीट किया है तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट गया है। तो यहाँ पर भी हीट एनर्जी देने पे ही तो डीकॉम्पोजिशन हो रहा है, तो ये भी थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। इसी तरीके से ये वाले रिएक्शन में फेरस सल्फेट हमने लिया है। फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का एक कंपाउंड होता है। जब हम इसको हीट करेंगे तो हम देखेंगे कि प्रोडक्ट में हमें फेरिक ऑक्साइड मिलेगा जो कि ब्राउन कलर का होता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस मिलेंगी। तो यहां पर भी रिएक्शन को हीट एनर्जी सप्लाई करके किया जा रहा है, तो ये भी थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। सिमिलरली लास्ट वाला देखिए जिसमें लेड नाइट्रेट लिया है। लेड नाइट्रेट एक कलरलेस कंपाउंड होता है। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये लेड मोनोऑक्साइड में टूटता है। लेड मोनोऑक्साइड पीले रंग का येलो कलर का एक कंपाउंड है। साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा क्योंकि बेसिकली ये गैस है तो फ्यूम्स के फॉर्म में आएगी, और साथ में ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होगा। तो यहां पर ये भी रिएक्शन हीट को सप्लाई करके कराया जा रहा है, तो ये भी एक थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन कैसे आएगा, तो बच्चों इन सभी रिएक्शन से एक्स वाई जेड करके क्वेश्चन आ सकता है। जैसे फिलहाल मैं लास्ट वाले से आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए आ गया कोई एक कंपाउंड एक्स हमने ले लिया, ठीक है, कोई एक कंपाउंड एक्स हमने ले लिया, उसको हीट किया तो कोई एक कंपाउंड वाई प्रोड्यूस हुआ जो कि येलो कलर का था, और साथ में एक गैस प्रोड्यूस हुई जो कि ब्राउन फ्यूम्स के फॉर्म में प्रोड्यूस हुई थी। तो हमें एक्स वाई और जेड बताना होगा। तो बच्चों हमारा एक्स का क्या हो जाएगा, लेड नाइट्रेट। उसको जब हम हीट करेंगे तो जो वाई प्रोड्यूस होगा येलो कलर का वो होगा मेरा लेड मोनोऑक्साइड, और साथ में जो ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस होंगे वो होंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के। तो इस तरीके से एक्स वाई जेड करके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कोई भी रिएक्शन से आ सकता है। इस क्वेश्चन को आप तभी कर पाओगे जब आपको रिएक्शन याद होगी। तो ये सारी रिएक्शंस मेमोराइज करिए, या तो अपनी टेबल के सामने, स्टडी टेबल के सामने एक पेपर में लिख के स्टिक कर लीजिए, जिससे कि आपको ये आसानी से याद हो जाए। इसके बाद हम अगले तरीके के डीकॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ने
पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी पास करा के कराएंगे तो इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। मतलब कि मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रिक करंट को पास करा के डिकम्पोजिशन कराया तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे सबसे पहला जो है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसमें क्या होगा, हम वाटर लेंगे और वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैंने मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड लिया, ठीक है, और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो बेटा ये सोडियम और क्लोरीन में टूटेगा। तो यहां पर ये जो रिएक्शन है ये भी इलेक्ट्रिसिटी पास करा के हो रहा है, तो ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया मॉल्टेन फॉर्म में और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो ये भी एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ये भी बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही माना जाएगा, राइट। इसके बाद देखिए अगले तरीके का और आखिरी तरीके का जो डिकम्पोजिशन है वो है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसमें हम क्या कराते हैं, डिकम्पोजिशन को हम लाइट एनर्जी की हेल्प से कराते हैं। मतलब जब सनलाइट की एनर्जी को सप्लाई करके हम डिकम्पोजिशन कराएंगे तो उसको हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बेटा सिल्वर क्लोराइड ले लिया जो कि व्हाइट कलर का था, उससे मैंने लाइट एनर्जी पास कराई तो वो ग्रेइश व्हाइट कलर के सिल्वर में टूटा और साथ में येलो ग्रीन कलर का क्लोरीन प्रोड्यूस हो गया। तो यहां पर ये जो डिकम्पोजिशन कराया जा रहा है ये लाइट एनर्जी को सप्लाई करके कराया जा रहा है, तो ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे वाले रिएक्शन में हमने सिल्वर ब्रोमाइड लिया है जो कि पेल येलो कलर का होता है, ठीक है, हल्के पीले रंग का होता है, और बेटा इससे हमने लाइट एनर्जी पास कराई है तो ये भी देखिए सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेक हो गया है, डिकम्पोज कर गया है, तो ये भी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का ही एग्जांपल है। एक बात बच्चों याद रखिएगा, ये दोनों रिएक्शंस चाहे वो सिल्वर क्लोराइड वाला हो चाहे वो सिल्वर ब्रोमाइड वाला हो, ये दोनों ही रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो पहले के समय में की जाती थी उसमें यूज होते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो रिएक्शन यूज होता है उसको लिखिए, तो ऐसे में आप दोनों में से कोई भी रिएक्शन लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए हम आगे बढ़ेंगे और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, वो सभी रिएक्शंस जिनमें कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है और उसकी जगह ले लेता है, ऐसे रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। थोड़ा सा समझते हैं, जैसे यहां पर देखिए ए बी का रिएक्शन सी से हो रहा है, तो यहां क्या हो रहा है, सी जो है वो बी से ज्यादा रिएक्टिव है, एज अ रिजल्ट ये सी जा रहा है और बी की जगह ले ले रहा है, तो क्या हो रहा है, AC बन रहा है और साथ में B बन जा रहा है। तो ऐसे जितने भी रिएक्शंस होंगे जिनमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जाएगा एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले लेगा, ऐसे रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलेंगे, ठीक है। यही बात ऊपर डेफिनेशन में भी लिखी हुई है कि दोस रिएक्शंस इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट। इसके बाद इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहां पर मान लीजिए जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट से हो रहा है, तो यहां क्या होगा, जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है, जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये जिंक जाएगा और इस कॉपर की जगह ले लेगा। एज अ रिजल्ट ZnSO4 जिंक सल्फेट बनेगा और ये जो कॉपर था ये अलग हो जाएगा, साथ में लास्ट में अलग से आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसी तरीके से दूसरे वाले केस में आयरन का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराया गया है। तो आयरन एक बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये आयरन जाएगा और हाइड्रोजन की जगह ले लेगा। एज अ रिजल्ट आयरन क्लोराइड FeCl2 बनेगा और ये जो हाइड्रोजन था ये हाइड्रोजन बेचारा अलग हो जाएगा, H2 अलग हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी रिएक्शंस होंगे बच्चों जिनमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा और उसकी जगह ले लेगा, ऐसे रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलेंगे। अब चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को समझ लेते हैं। तो देखिए जैसा कि नाम में ही लिखा है डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि ऐसे जितने भी रिएक्शंस होंगे जिसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा उन्हें हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। इस बात को थोड़ा सा हम इस फ्लो चार्ट से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 2 सब्सटेंसेस लिए, AB लिया और CD लिया और इन दोनों का आपस में रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे क्या होगा,
सबसे पहले ये जो D है ये जाएगा और ये D इस B की जगह ले लेगा, एज अ रिजल्ट AD फॉर्म होगा। एट द सेम टाइम ये B भी जाएगा और ये B इस D की जगह ले लेगा, तो एज अ रिजल्ट BC फॉर्म हो जाएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि हाँ भाई 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और यही कारण है कि हमने इन रिएक्शंस को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम दिया हुआ है। अब थोड़ा सा डेफिनेशन को पढ़ते हैं। कह रहा है द रिएक्शंस इन विच 2 कंपाउंड्स रिएक्ट by exchange of ions to form 2 new compounds are called double displacement reaction। वो सारे reactions जिनमें 2 substances exchange of ion से react करते हैं और 2 नए compounds को बनाते हैं, उन्हें double displacement reactions कहते हैं। थोड़ा सा इस exchange of ions को हम लोग समझेंगे इस नीचे दी गई रिएक्शन की हेल्प से। देखिए इसमें क्या किया है, NaOH का रिएक्शन HCl से कराया है, तो बेटा सोडियम क्लोराइड NaCl और वाटर H2O फॉर्म हो रहा है। तो ये बताओ NaOH में क्या क्या होगा। NaOH में Na+ का आयन होगा और OH- का आयन होगा। HCl में क्या होगा, HCl में H+ आयन होगा और Cl- का आयन होगा, साथ में होगा और Cl- का आयन होगा। और H2O में क्या होगा, H+ का आयन और OH- का आयन। अब देखो ये रिएक्शन हुई कैसे है, इसको समझो, तुम्हें एक्सचेंज ऑफ आयंस आराम से समझ में आ जाएगा। इस रिएक्शन को कराने के लिए सबसे पहले ये Cl- गया होगा और इसने OH- की जगह ली होगी। एट द सेम टाइम OH- भी आया होगा और इसने Cl- की जगह ली होगी। तो इन दोनों ने एक्सचेंज किया है अपने आप को, दोनों ने एक दूसरे की जगह ली है, तब कहीं जाकर NaCl बना है और H2O बना है, राइट। तो यहां पर देखो जो रिएक्शन हो रही है वो आयंस के एक्सचेंज से हो रही है और ऐसे किसी भी रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार थोड़ा सा बैक करके फिर से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं वो भी 2 तरीके के हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं। तो एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस देखते हैं। देखिए एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। कभी भी जब भी कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है और सॉल्ट और वाटर बनाता है तो ऐसे रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए NaOH का रिएक्शन, NaOH एक बेस है, HCl एक एसिड है, जब इन दोनों को रिएक्ट कराया है तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना है और साथ में वाटर बना है और ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये कॉन्सेप्ट तो आप अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ के आए होंगे। जो दूसरी तरीके का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो है बच्चों प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। कभी भी किसी भी रिएक्शन में अगर कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता है, कोई भी प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो वो हमारी टेस्ट ट्यूब में नीचे सेटल डाउन हो जाता है और उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं और ऐसे रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बोलते हैं। यही बात देखिए लिखी गई है, एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस या प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बना है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर देखिए बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम सल्फेट से कराई है, तो ऐसा ऑब्जर्व किया है कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का बन रहा है और साथ में सोडियम क्लोराइड बन रहा है। ये वाली जो रिएक्शन है जो यहाँ एग्जाम्पल में दी गई है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक साल छोड़ के ये रिएक्शन बोर्ड के एग्जाम में आती है, तो इस रिएक्शन को जरूर याद करिएगा। और यहाँ पर देखिए नीचे जो पिक्चर दी हुई है इसमें हमें दिख भी रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है और दूसरे वाले डायग्राम में व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है। ऐसे लैब में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनमें प्रेसिपिटेट बनता है, राइट। इसके बाद हम आ जाते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं जिन्हें हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। इसके पहले के जो भी रिएक्शंस थे इनके बारे में आपने अपनी जूनियर क्लासेस में कुछ ना कुछ पढ़ा था, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है जो कि आप पहली बार क्लास 10th में पढ़ रहे हो, तो ये इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। बच्चों कभी भी किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो
तो ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। आई रिपीट, कभी भी किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है या हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। यही बात डेफिनेशन में भी लिखी गई है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन जो है वो जस्ट ऑक्सीडेशन का उल्टा है। रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगी और ऑक्सीजन रिमूव होगी, यानी कि ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें या तो हाइड्रोजन ऐड हो रही हो या ऑक्सीजन रिमूव हो रही हो, ऐसे रिएक्शंस को हम रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं, राइट। अब देखिए, समझना है हमें कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो इसके लिए एक बात जान लो कि कभी भी किसी भी रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन या सिर्फ रिडक्शन नहीं हो सकता। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा, अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी होगा। तो ये दोनों प्रोसेस किसी भी रिएक्शन में साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करते हैं, और ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, एक ही साथ हो रहे हैं, ऐसे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यही बात नीचे डेफिनेशन में लिखी हुई है, रिएक्शंस इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ, आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। अब इसके एग्जांपल को देखने के पहले दो टर्म समझ लो, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये बात याद रखो कि किसी भी रिएक्शन में जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, द सब्सटेंस व्हिच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, उसी को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। आई रिपीट, किसी भी रिएक्शन में जो सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो किसी भी रिएक्शन में जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस होता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो खुद रिड्यूस हो रहा होगा उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जो पहला एग्जांपल है उसमें हम लोग ने कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया है। एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड बना है और वाटर बना है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को ध्यान से समझना। देखो, यहाँ रिएक्टेंट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड है और प्रोडक्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी कि यहाँ दो ऑक्सीजन है और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड में एक ही ऑक्सीजन है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते समय एक ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, यानी कि यहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है यानी कि यहां पर रिडक्शन हुआ है, राइट। तो आप हमेशा याद रखिए कि जब भी ऑक्सीजन रिमूव होगी तो वो रिडक्शन होगा। ठीक इसी तरह से देखो, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन है, लेकिन जैसे हम प्रोडक्ट में देख रहे हैं वो वाटर बन गया है, ऑक्सीजन ऐड हो गई है। तो देखिए, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में वाटर बन गया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, और अगर ऑक्सीजन ऐड हुई है तो इसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, राइट। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि इस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी। अब बात को ध्यान से समझो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा है और सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा है। हमेशा याद रखो, जब भी आपसे ये सब चीजें पूछी जाएं तो आपको रिएक्टेंट साइड में देखना है, आपको आपका आंसर प्रोडक्ट साइड में कभी नहीं मिलेगा, हमेशा रिएक्टेंट साइड में मिलेगा। देखो, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर से हमने रिडक्शन के एरो को उठाया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो सब्सटेंस है जो कि बेचारा रिड्यूस हुआ है, जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुई है। तो यहां पर सब्सटेंस रिड्यूस क्या हो गया, यहां पर सब्सटेंस रिड्यूस क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि जो रिड्यूस्ड होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कार्बन डाइऑक्साइड ही हो जाएगा। ठीक इसी तरह से देखिए, यहां से हाइड्रोजन का एरो हमने उठाया है और उसको हम वाटर पे ले गए हैं, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन किस में ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो हाइड्रोजन ही रिड्यूसिंग एजेंट भी हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन क्लोरीन से कराया है, राइट। तो आप देख रहे हैं रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन सल्फाइड H2S है और प्रोडक्ट साइड में सिर्फ S है, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव हुई है, और अगर हाइड्रोजन रिमूव हुई है तो हम कह सकते हैं कि यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक इसी तरह से रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन है और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, Cl2 है, Cl है, और साथ में यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो गई है। तो देखिए, यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, तो हम कह सकते हैं यहां पर रिडक्शन हुआ है, राइट। अब आप देखिए, हम
हम ऑक्सीडेशन का एरो H2S से उठा रहे हैं तो H2S क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड क्या हो जाएगा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और क्योंकि ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है तो यही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट भी हो जाएगा, राइट। तो बचा कौन सा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। हमेशा याद रखना, हमें हमेशा रिएक्टेंट साइड में देखना है, हमें प्रोडक्ट साइड में ध्यान नहीं देना है। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। अब इसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन के कुछ इफेक्ट्स को देखेंगे अपनी डेली लाइफ में। जो सबसे पहला है वो है करोजन। करोजन क्या होता है, जब हम किसी भी मेटल को एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स के कांटेक्ट में कुछ दिनों के लिए रखते हैं तो वो मेटल्स वीक पड़ने लगते हैं, ठीक है। एयर और मॉइस्चर का प्रभाव उन मेटल्स को ईट अप करने लगता है, करोड करने लगता है, और इसी फिनोमेना को हम करोजन बोलते हैं। अब करोजन का जो मोस्ट कॉमन फॉर्म हमें अपने एनवायरनमेंट में डेली लाइफ में देखने को मिलता है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। आपने खुद देखा होगा, अगर हम किसी लोहे या आयरन के बने हुए ऑब्जेक्ट को एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में कुछ दिनों के लिए छोड़ दें तो क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है। तो ये जो जंग है यही करोजन है, यही रस्ट है। इसी फिनोमेना को हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। यहां पर रस्टिंग ऑफ आयरन का केमिकल इक्वेशन भी दिया हुआ है, जहां पर देखिए आयरन का रिएक्शन एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर से हो रहा है और फाइनली रस्ट बन रहा है। तो ये जो 2Fe2O3XH2O है ये रस्ट का फॉर्मूला है, ये मालूम होना चाहिए आपको, ये पूछा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर मैंने X क्यों यूज किया है। देखिए हर एक एनवायरनमेंट में, हर एक सराउंडिंग्स में वाटर के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या अलग अलग होगी। हो सकता है कहीं पर ह्यूमिडिटी कम हो, है ना, कहीं पे वाटर वेपर कम हो, किसी दूसरे एनवायरनमेंट में वाटर वेपर ज्यादा हो। तो हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसीलिए हमने जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको 2x मान लिया है, राइट। अब देखिए करोजन से हमें नुकसान क्या हो रहा है। तो करोजन जो है या रस्टिंग जो है वो आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट्स को कमजोर बना देता है और उनकी जो लाइफ है, उनका जो लाइफ स्पैन है वो भी बहुत ज्यादा घट जाता है। तो इसीलिए बहुत सारा नुकसान करोजन के, रस्टिंग के कारण हर साल इंडस्ट्रीज को झेलना पड़ता है। जो दूसरा इफेक्ट हमें पढ़ना है वो है रैंसिडिटी का। तो आप लोग ने खुद देखा होगा कि जब हम लोग कभी फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड को एयर के कांटेक्ट में रख देते हैं तो समय के साथ वो सिल जाता है या फिर उस सामान से गंदा टेस्ट या गंदी स्मेल आने लगती है। तो ये जो फिनोमेना है इसी को हम रैंसिडिटी बोलते हैं। देखिए यही बात लिखी भी हुई है, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड रिजल्टिंग इन चेंज इन स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। जब हमारे फैट्स और ऑयल जो कि फूड में प्रेजेंट हैं, जब उनका ऑक्सीडेशन होता है तो उसके कारण हमारा खाना खराब हो जाता है, उससे गंदी स्मेल और गंदा टेस्ट आने लगता है और इस फिनोमेना को ही हम रैंसिडिटी कहते हैं। अब हमें यह पढ़ना है कि हम रैंसिडिटी को किन तरीकों से प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये तरीके हमारी डेली लाइफ में भी हमारी हेल्प करेंगे। तो जो सबसे पहला तरीका है वो है कि हम एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड करके फूड को रैंसिड टर्न करने से बचा सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, तो एंटी वर्ड का मतलब होता है अगेंस्ट और ऑक्सीडेंट मतलब होता है ऑक्सीजन। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट काम करते हैं, वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिनको खाने में मिलाकर रैंसिडिटी को प्रिवेंट किया जा रहा है। इसके अलावा हम लोग अपने खाने को, जिसमें फैट्स और ऑयल्स है, उस खाने को हम नाइट्रोजन गैस में भी पैक कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा चिप्स पैकेट में क्या भरा होता है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिससे कि चिप्स खराब ना हो, वो रैंसिड ना टर्न कर जाएं, राइट। तीसरा जो आप काम कर सकते हैं वो ये है कि आप खाने को रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं और लाइट से दूर स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कि उस खाने का ऑक्सीडेशन ना हो, वो खाना रैंसिड टर्न ना हो, राइट। इसी के साथ ये चैप्टर आपका अच्छे से पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर के किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस चैप्टर के। यहाँ जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में लास्ट 5 इयर्स में आ चुके हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। इसमें भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। और इस सेक्शन की, इस चैप्टर की MCQ की सीरीज हम लोग बहुत जल्दी लेके आ रहे होंगे। सो स्टे ट्यून्ड। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।